स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के भूगोल, जिसमें जो है दो खंड हैं, यानी खंड क और खंड ख। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे खंड क का जो पहला पाठ है, यानी इकाई 1, जिसका नाम है भारत संसाधन और उपयोग। इसको हम आज लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन क्या होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे संसाधन के क्या महत्व हैं तथा संसाधन के क्या क्या उपयोग है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, और इसके साथ यह भी जानेंगे कि संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा गया है खंड क, यानी इसमें हम लोग जो है भूगोल का खंड क को पढ़ रहे हैं, जिसका इकाई 1 का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। कहने का अर्थ यह है कि भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर संसाधन कैसे है, मतलब संसाधन कौन कौन है, और उसके बाद इन संसाधनों का उपयोग जो है हम लोग किस किस माध्यम से करते हैं, कैसे करते हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है संसाधन, यानी संसाधन को इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्सेस, यानी संसाधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिसोर्सेस कहा जाता है। और संसाधन आपसे पूछा जाए कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन क्या है, तो आप परिभाषा बता सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जिनसे मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उसे संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन कहने का अर्थ यह है कि वैसी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताएं, यानी हमारी कहने का मतलब पूरे मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वे सभी वस्तुएं जो है संसाधन कहलाती हैं। यानी संसाधन कहने का सीधा अर्थ है जो वस्तु का हम उपयोग अपने जीवन में करते हैं, जिनसे हमें लाभ है, यानी जिनसे हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, वे सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जैसा कि यहाँ पर मार्कर देख सकते हैं, यह मार्कर भी जो है हमारे लिए आवश्यक वस्तु है, और इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो यह मार्कर भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो इस तरह से जो है हमारे दृष्टि से, यानी हमारे आंखों से जितनी वस्तुएं दिखाई देती है, उन सभी वस्तुओं को आप संसाधन कह सकते हैं। यानी हम जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं वो सभी संसाधन हैं। चलिए उसके बाद दिया है जैसे घर, पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि, यानी ये सभी जो है संसाधन है। घर भी एक संसाधन है, क्योंकि घर में हम लोग रहते हैं, वो हम जो है घर में निवास करते हैं। और इसके साथ साथ जल हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि जल के बिना जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। इस तरह से पृथ्वी भी हमारा संसाधन है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर हमारा जीवन चलता है। और इस तरह से इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन है। चलिए उसके बाद है, आप यहाँ पर संसाधन से जो है दो टॉपिक याद रखिएगा मेन रूप से। जैसा कि लिखा गया है संसाधन ईश्वर के द्वारा, ईश्वर कहने का अर्थ है प्रकृति, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महानतम उपहार है। यानी संसाधन जो है यह भगवान के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो है हम लोगों को दिया गया एक सुनहरा, यानी सुनहरा गिफ्ट है, यानी महानतम उपहार है। क्योंकि बिना संसाधन के जो है मानव जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए संसाधन जो है हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा वरदान है, सबसे अच्छा उपहार है। दूसरा इसका टॉपिक है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जो है किनका है, तो आप याद रखिएगा उनका नाम है जिम्मरमैन। यानी जिम्मरमैन एक प्रसिद्ध भूगोलविद है, यानी भूगोल के ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं है, बल्कि संसाधन बनते हैं, उसको बनाया जाता है। चलिए उसके बाद है संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी संसाधन के कितने वर्ग हैं। आपसे पूछा जाएगा संसाधन को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। संसाधन कितने वर्ग में बांटे गए हैं, 4 वर्ग में, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, और इसका तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा जो है विकास के स्थिति के आधार पर। तो इस तरह से जो है हम संसाधन को जो है 4 वर्ग में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। और आपसे अगर सिंपल में पूछा जाए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव संसाधन, और तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि आप इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिए होंगे, यानी 8 क्लास में चाहे 9th क्लास में जो है आप पढ़ लिए हैं। वहाँ पर बताया गया था कि संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसाधन को वर्ग में बांट करके उसका प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि प्राकृतिक संसाधन आपसे कोई पूछे किससे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जो भी वस्तुएं हमको भगवान के द्वारा बनाई गई है, यानी जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, वे सभी वस्तुएं जो है प्राकृतिक संसाधन है। और मनुष्य जो है खुद एक संसाधन है,
और मनुष्य कैसे एक संसाधन है, तो मनुष्य खुद संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे पेड़ एक संसाधन हो गया, और उससे जो है हम लोग यानी मानव लोग जो है चौकी बनाते हैं या कुर्सी बनाते हैं, इस तरह से पलंग बनाते हैं, इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। तो इसलिए हम जो है मनुष्य भी एक संसाधन का निर्माण करते हैं, और इसलिए मानव भी खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा जो है दूसरे संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है। और तीसरा हमारा संसाधन है मानव निर्मित संसाधन, और मानव निर्मित संसाधन को मानवकृत संसाधन भी कहा जाता है। और मानव निर्मित संसाधन में कौन कौन वस्तुएं आएंगी, तो जिन वस्तुओं को जो है मनुष्यों ने बनाया है, यानी जो वस्तु मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, मेज, बोर्ड हो गया, या मार्कर भी हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरह से सारी वस्तुएं जो है जिसको मनुष्य ने बनाया है अपने हाथों से, उसको कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन 3 प्रकार के हो गए। लेकिन यहाँ जो है 10th क्लास में आपको पढ़ना है कि संसाधन को कितने वर्ग में बांटा गया है, और उन वर्गों के आधार पर जो है संसाधन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पर हम बता दिए हैं चारों वर्ग। अब इसमें हम लोग जो है पहल का पढ़ेंगे, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन में जो है लिविंग थिंग्स आते हैं, लिविंग थिंग्स कहने का अर्थ है सजीव वस्तुएं, और अजैव संसाधन में जो है नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी निर्जीव वस्तुएं। तो यहाँ जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझना एकदम आसान है। जैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहेंगे जिनमें जो है सजीव वस्तुएं शामिल हो। सजीव कहने का अर्थ जिसमें प्राण हो, जिसमें वृद्धि होती हो, जिसमें प्रजनन होता हो। तो इस तरह से जो सजीव वस्तुएं हैं उनको कहा जाता है जैव संसाधन, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको कहा जाता है अजैव संसाधन। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, यह सब जो है अजैव संसाधन है, क्योंकि इसके अंदर प्राण नहीं है। तो जिसके अंदर प्राण होगा वह जो होगा जैव संसाधन, और जिसके अंदर प्राण नहीं होगा वह होगा अजैव संसाधन। चलिए उसके आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है जैव संसाधन क्या है। आपसे पूछा जाएगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा बताइएगा। वैसे संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत, यानी वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं शामिल होती है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। माने वैसा संसाधन जो सजीव वस्तु के शामिल करके बनाया जाता हो तो उसी को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। इस तरह से मनुष्य जो है एक जैव संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्राण है, वह जीवित है, वह लिविंग थिंग्स है। और उसी तरह जो है जीव जंतु भी, इनके अंदर भी प्राण होता है, और इस तरह से जो है जीव जंतु भी कौन संसाधन होंगे, जैव संसाधन होंगे। उसके बाद पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में भी प्राण होता है, उसमें भी प्रजनन होता है, इसलिए जो है पेड़ पौधे भी कौन संसाधन होंगे, जैव संसाधन होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए अजैव संसाधन किसे कहते हैं। अजैव संसाधन का परिभाषा हो जाएगा वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं शामिल होती है तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु जिसमें प्राण नहीं हो तो उसे कहेंगे अजैव संसाधन। जैसे लिखा गया है टेबल, कुर्सी, मकान, कलम, किताब etc। यानी बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसके अंदर प्राण नहीं है, तो ये सारी वस्तुएं जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगी। उसी तरह से देखिए हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं। यानी पहला हम लोग वर्ग पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। उसी तरह से उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के और उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति कहने का अर्थ होता है दोबारा प्राप्ति। यानी वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति यानी जिसको दोबारा प्राप्त प्राकृतिक रूप से होती रहती है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति यानी जिसको दोबारा जो है प्राप्त करने के लिए हमको आवश्यकता नहीं, हमको किसी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वह प्राकृतिक रूप से ही पूरा हो जाता है, तो वैसे संसाधन को जो हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन है। चाहे इसका दूसरा परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, वैसे संसाधन जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक माध्यम से दोबारा प्राप्त किया जा सके तो उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन।
यानी उसको हम अगर खत्म भी हो जाए नवीकरणीय संसाधन तो उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिसका पुनः पूर्ति किया जाए वो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन में कह रहा है यह संसाधन कभी खत्म नहीं होगा, यानी नवीकरणीय संसाधन जो है यह खत्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहने का अर्थ होता है सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हमें गर्मी प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है सौर ऊर्जा। और उसके बाद है पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा कहने का अर्थ है हवा के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी हवा के गति से हमको जो ऊर्जा मिलता है वह जो है सौर ऊर्जा है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलेगा, नहीं है, यानी सौर ऊर्जा की पुनः पूर्ति जो है सूर्य के प्रकाश से होते रहेगा। उसी तरह से पवन ऊर्जा जो है इसकी पुनः पूर्ति हवा के माध्यम से होती रहेगी। वन, वन कहने का मतलब जंगल, तो जब तक मनुष्य पेड़ पौधे को लगाते रहेंगे तब तक जंगल नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पेड़ पौधा लगाना अगर मनुष्य छोड़ दे तो जंगल जो है नष्ट हो सकता है। जैसे दिया है जल, तो जल भी जो है हमारा नवीकरणीय संसाधन है, इसकी भी पुनः पूर्ति जो है प्राकृतिक रूप से ही होती है। जैसे बादल का निर्माण होता है और बादल के निर्माण होने के बाद बारिश होती है, और यह सारी प्रक्रिया जो है प्रकृति के द्वारा ही होती है, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता है। तो इस तरह से जो है जल भी हमारा कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद विद्युत, विद्युत कहने का मतलब होता है बिजली। तो बिजली जो है यह बिजली भी प्राप्त होता है हमको, और यह प्राप्त होते रहेगा इसलिए क्योंकि जब तक जल रहेगा तब तक हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, और जिस दिन जल खत्म हो जाएगा उस दिन जो है बिजली का उत्पादन खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाद से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। तो ना ही कभी जल खत्म होगा और ना ही बिजली का उत्पादन खत्म होगा, इसलिए यह दोनों जो है नवीकरणीय संसाधन है, जल और विद्युत। और उसके बाद वन्य जीव, वन्य जीव कहने का अर्थ होता है, वन्य जीव कहने का अर्थ होता है वन में रहने वाले जीव। तो जब तक जंगल रहेंगे तब तक वन्य जीव रहेंगे, यानी वन्य कहने का मतलब जंगल और जीव कहने का मतलब उसमें के रहने वाले प्राणी। तो जो जंगल में प्राणी रहते हैं उसी को वन्य जीव कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वन्य जीव जो है कौन संसाधन है, तो आप बताइएगा नवीकरणीय संसाधन। चाहे पूछ दिया जाए पवन ऊर्जा कौन संसाधन है तो नवीकरणीय, पूछ दिया जाए सौर ऊर्जा कौन संसाधन है तो नवीकरणीय संसाधन। इसके आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो सीधा इसके अपोजिट होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से नहीं होती है तथा जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को कहेंगे जिनकी पुनः पूर्ति भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नहीं होगा, उसकी पुनः पूर्ति अगर हमको चाहिए तो उसमें लाखों वर्ष लग जाए, इस तरह के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, यह कोयला जो है यह हमें इतना जल्दी जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इसका जो है मात्रा सीमित रहता है, यानी कोयला का मात्रा सीमित है, इसका उपयोग करेंगे तो एक दिन यह कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोबारा हमको कोयला प्राप्त करना होगा तो इसके लिए लाखों वर्ष इंतजार करना होगा, यानी लाखों वर्ष के प्रक्रिया के बाद जो है एक बार कोयला का निर्माण होता है। उसी तरह से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहने का अर्थ होता है, इसमें आ जाएगा आपका डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल। तो इस तरह से तीनों आ जाएगा आपके पेट्रोलियम में। जब भी आपको पेट्रोलियम कहा जाए तो उसका अर्थ समझिएगा, इसमें पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल तीनों आ जाएगा। तो यह पेट्रोलियम जो है इसकी भी मात्रा सीमित है और यह एक दिन खत्म हो जाएगा और इसको प्राप्त करने में बहुत सारे दिन लगेंगे, यानी एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। यानी जीवाश्म ईंधन कहने का अर्थ है कि जीवों के अस्म से, यानी जीवों के जो है जैसे मनुष्य है चाहे जानवर है, इनके शरीर के भाग से जो हमको ईंधन प्राप्त होता है। यानी जैसे आप लोग जानते होंगे पेट्रोल जो है यह मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया जाता है इसका, यानी मनुष्य के मरने के बाद जो है उनके शरीर से जो है पेट्रोल का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग कहेंगे जीवाश्म ईंधन। जो जीवों के जो है शरीर से ईंधन हमको मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन जो है कौन संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और इसके साथ साथ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं और विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।